देखो दोस्तों, आज अपना जो लेक्चर है वो है आपके पास एटीएम को पढ़ेंगे आज हम। क्योंकि कल हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी कि बैंकिंग व्यवस्था में हमने वित्तीय समावेशन को पढ़ा था कल। और और भी जो आपके पास लीड बैंक योजना को हमने पढ़ा, कोर बैंकिंग को पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दी थी। आज का जो अपना लेक्चर होगा वो होगा एटीएम, मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम को पढ़ेंगे हम। एटीएम के बाद जो खातों के प्रकार हैं उन्हें पढ़ेंगे, और उसके बाद बैंकिंग लोकपाल को जानेंगे, और फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो को जानेंगे। ठीक है नहीं? उसके बाद कॉल मनी क्या होती है इस चीज़ को जानेंगे। भारत में जो भुगतान का सिस्टम है वो कैसे काम करता है उस चीज़ को जानेंगे। ठीक है नहीं? तो ये आपके पास 5-6 टॉपिक जो हैं आज हम इन्हें कवर करेंगे। तो शुरुआत जो करते हैं हम करते हैं एटीएम से, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब एटीएम के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं और सभी उसका प्रयोग भी करते हैं। ठीक है नहीं? और शुरू शुरू में तो जब एटीएम आए थे तो एटीएम की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती थी कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम की फुल फॉर्म है। ठीक है नहीं? यह मतलब क्या होता है एटीएम की एक मशीन जो ग्राहकों को, ये एटीएम आप वो मत समझ लेना आपके हाथ में जो होता है वो तो एटीएम कार्ड होता है। एटीएम वो होता है जहां पर आप कार्ड का यूज करके पैसे निकालते हो जिससे। ठीक है नहीं? क्योंकि हम जनरली क्या होता है ध्यान नहीं देते हैं और हम सोच लेते हैं, मैंने जैसे बोला एटीएम के बारे में पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आ जाता है कि यार एटीएम जो हमारे पास कार्ड है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बारे में वो तो एटीएम कार्ड है जिससे हम पैसा निकालते हैं। एटीएम वो है जहाँ पर पैसा जो है जहाँ से निकलता है। एटीएम मशीन जो है, तो एटीएम एक प्रकार की मशीन होती है जो ग्राहकों को बिना किसी बैंक शाखा में जाए, ठीक है नहीं, या बिना किसी प्रतिनिधि की सहायता से लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराता है। एटीएम क्या है? एटीएम एक मशीन है जो जो ग्राहक हैं उन्हें बिना बैंक जाए, बिना किसी प्रतिनिधि की हेल्प से, बिना किसी व्यक्ति की हेल्प से क्या लेन देन की सुविधा देता है। ठीक है नहीं? तो एटीएम ये होता है। अब एटीएम के प्रकार को जाने। ये हो तो काफ़ी पुराना मैटर गया है एटीएम वाला, लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हम बैंकिंग सिस्टम को पढ़ रहे हैं और बैंकिंग सिस्टम का ये एक पार्ट है और हमारे जो दैनिक जो जीवन है वहाँ पर हम इसका यूज भी करते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा जान रहे हैं एटीएम की बेसिक नॉलेज। एटीएम के प्रकार की बात करूँ तो एटीएम का जो प्रकार है वो 3 प्रकार का एटीएम होता है। एक तो बैंकों का स्वयं का एटीएम होता है, यानी कोई भी बैंक होती है वो अपना एटीएम लगाती है और अपना लोगो लगाती है उस पर। ठीक है नहीं? जैसे पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक अपना एटीएम लगाएगी जगह जगह और उस पर अपना लोगो भी लगाएगी। ठीक है? और ये बैंक का खुद के स्वामित्व में होता है, खुद उसकी जो है ये मतलब एक प्रकार से अंडर में काम करता है। ठीक है नहीं? तो एक तो बैंक का खुद का होता है, एक तो प्रकार ये होता है एटीएम का। दूसरा ये होता है ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है? इसमें तीसरे पक्ष जो द्वारा संचालित होता है, यानी तीसरा पक्ष कौन? देखो, एक तो बैंक ने एटीएम लगाया और ग्राहक उससे यूज कर रहे हैं, तो ये हो गए 2 पक्ष, बैंक और ग्राहक। अब ब्राउन लेवल जो दूसरा प्रकार है एटीएम का, पहले प्रकार में तो एटीएम बैंक ने लगाया तो केवल 2 पक्ष थे, बैंक था और ग्राहक था। और अब तीसरे में ब्राउन लेवल एटीएम में क्या होता है कि बैंक का एटीएम लगा हुआ है लेकिन उसका संचालन जो है वो कोई तीसरा पक्ष कर रहा है। संचालन करता है, उसे चला रहा है, और फिर एक ग्राहक तो वो पैसे निकाल ही रहा है। तो 3 पक्ष हो जाते हैं, यानी कि एटीएम तो बैंक के नाम से खुलता है लेकिन उसका संचालन जो है किसी अन्य कंपनी पर होता है। ठीक है नहीं? तो उसे बोलते हैं ब्राउन लेवल एटीएम। इस प्रकार के जो एटीएम होते हैं जहाँ पर उसे जो ऑपरेशन है वो किसी अन्य तीसरे पक्ष के द्वारा होता है, तो उसे हम ब्राउन लेवल एटीएम बोलते हैं। जबकि जो नगद की व्यवस्था है या इंटरनेट सर्वर की व्यवस्था है वो उसी बैंक की रहती है जिस बैंक का एक एटीएम होता है। ठीक है नहीं? एटीएम का तीसरा प्रकार होता है व्हाइट लेवल एटीएम। इसमें क्या होता है? गैर बैंकिंग स्वामित्व में संचालित होते हैं। ये मतलब एटीएम किसी अन्य कंपनी के द्वारा लगाए जाते हैं, बैंक के द्वारा नहीं लगाए जाते। बैंक से बस उसका टाई अप होता है, कंपनी ही कोई तीसरी मतलब लगाती है उसे। ठीक है नहीं? और बैंक का इस पर लोगो भी नहीं लगता है। इन 2 एटीएमों पे बैंक का लोगो लगता है क्योंकि बैंक पैसे की व्यवस्था करता है सारी चीज़। लेकिन जो वाइट लेवल का एटीएम होता है यहाँ बैंक आपके पास मतलब बिल्कुल भी उसमें ज़्यादा भागीदार नहीं होता है। कोई नॉन बैंकिंग कंपनी जो होती है वही उसमें भागीदार होती है, वही उसे चलाती है, वही उसे ऑपरेट करती है। ठीक है नहीं?
और इस पर बैंक का कोई लोगो भी नहीं होता है। तो ये तीसरे प्रकार का एटीएम होता है। ज़्यादातर हम बैंक के एटीएम ही देखते हैं, लेकिन वाइट लेवल के भी एटीएम होते होंगे। हमने तो अभी तक देखा नहीं कि तीसरे पक्ष द्वारा संचालित हो रहा है, ज़्यादातर बैंक वालों को ही हम यूज़ करते हैं। लेकिन मतलब कोई निजी कंपनी ठेका ले लेती है बैंकों से, वो कर लेती है समझौता कि आपके एटीएम को हम रनिंग करेंगे, ठीक है नहीं, और जो भी उससे इनकम होगी या जो भी खर्चा होगा हम वहन करेंगे, इनकम जो होगी वो हम लेंगे, इस टाइप से। बैंक का लोगो नहीं होता उस पर। बैंक का जो अपना लोगो, अरे आप किसी एटीएम पे जाओगे, अगर उस बैंक का लोगो नहीं है, उस बैंक का जो भी एसबीआई है, हर बैंक का एक लोगो होता है ना। तो अगर जिस बैंक का के एटीएम पे आप जा रहे हो, मान लो एक्सिस बैंक के पे जा रहे हो आप, मतलब उस पर लोगो है नहीं एटीएम पर एक्सिस बैंक का, तो वो आपका वाइट लेवल में आ जाएगा, ठीक है। कम ही मिलते हैं ऐसे एटीएम, ज़्यादातर बैंक अपने ही एटीएम खोलते हैं, ठीक है। लेकिन यार टाइप था तो हमें पढ़ना तो था ही। अब देखो, आपने देखा होगा जनरली कि ज़्यादातर सभी लोगों के खाते खुले हुए होते हैं बैंकों में, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि खातों के प्रकार कितने होते हैं। हमें तो बस ये पता होता है कि हमारा सेविंग खाता खुला हुआ है, ठीक है नहीं। बहुत लोगों को तो सेविंग का खाता के मतलब नहीं पता होता, बस ये होता है गांव में कि यार बैंक में हमारा खाता खुल गया, आज खाता खुल गया, लेकिन ये नहीं पता कौन सा खाता खुला, ठीक है नहीं। होता नहीं होता है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती बिल्कुल भी। तो इसलिए बैंक में जो खाते हैं वो चार प्रकार के खाते खुले जाते हैं। पहला जो खाता है जनरली ज़्यादातर लोगों का जो खुला हुआ होता है वो होता है सेविंग अकाउंट, बचत खाता। ये ज़्यादातर लोगों का खुला हुआ होता है। इसमें क्या होता है, कोई वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अच्छा रहता है, सेविंग अकाउंट की सैलरी आती है उसमें अकाउंट में, ठीक है। इस पर जो आपके पास ब्याज की व्यवस्था है वो बैंक निर्धारित करता है कि कितना ब्याज देगा। बचत खाता लगभग सभी लोगों को खुलता है, ऐसा नहीं कि केवल वेतनभोगी लोगों के लिए खुलेगा। बचत खाता लोग जाते हैं, अपने सेविंग अकाउंट उनका रहता है और वहाँ पर पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं, ठीक है नहीं। और बैंक, आप पैसे जमा करोगे तो बैंक को एक निर्धारित दर होती है कि हम, अगर कोई व्यक्ति पैसे जमा करता है, उसके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, तो हम इतने परसेंट के हिसाब से उसे ब्याज देंगे, ठीक है नहीं। तो ये सारी चीज़ें बैंक निर्धारित करता है, वही बैंक जिस बैंक में वो खाता होता है। ज़्यादातर सभी लोगों का नॉर्मल सामान्यतः यही खाता खोलते हैं बैंक, सेविंग अकाउंट। लेकिन करंट अकाउंट दूसरे नंबर का खाता होता है, चालू खाता। ये ज़्यादातर जो व्यापारिक कंपनियां हैं उनका खुलता है। इसमें जो है पैसा पड़ा हुआ होता है, उस पर ब्याज नहीं देती बैंक, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेविंग, जैसे सेविंग अकाउंट होता है तो वहाँ बैंक पाबंदी लगा देती है कि आप दिन में 4 बार पैसे निकाल सकते हो या 5 बार पैसे निकाल सकते हो, इस टाइप से बैंक पाबंदी लगाती है। लेकिन चालू खाता चूंकि बिजनेसमैनों के लिए होता है, ज़्यादातर जो व्यापारिक वर्ग होता है या व्यापारिक इकाइयाँ होती हैं उनके लिए अच्छा माना जाता है ये। और क्योंकि इसमें पैसा जो है असीमित बार इसमें रुपये निकाला जा सकता है, क्योंकि जो व्यापारी लोग होते हैं उन्हें कई ट्रांजिशन करने होते हैं, तो वो पैसा ले मतलब निकालते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, एक दिन में कई कई बार पैसा निकल जाता है। तो इसलिए ये खाता जो करंट अकाउंट है, ये ज़्यादातर जो व्यापारिक कंपनियां हैं या व्यापारिक लोग हैं जो व्यापार का काम करते हैं उनका खुलता है ज़्यादातर करंट अकाउंट। हम्म। सरकारी होते हैं, प्राइवेट होते हैं, लेकिन और भी लोगों का खुलता है, नॉर्मल व्यक्ति का भी खुलता है, वो चाहे वेतनभोगी है नहीं है। सेविंग अकाउंट तो लगभग सभी का खुलता है, ठीक है नहीं। ना ना ना, वो चीज़ें अलग है ये। अरे नॉर्मल जो सेविंग का मतलब जो तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा हुआ, तुमने जाकर अपने अकाउंट में डाल दिया, छुट्टी। सेविंग का मतलब बचत खाता। हाँ हाँ, बचत खाता है ये, कि ये लोगों की जो बचत होती है उसे जमा कर, संरक्षित करने के लिए खोला जाता है, कि आपके पास इकट्ठे हुए पैसे आपने जाकर जमा कर दिए और जब आपको जरूरत पड़ी आपने जाके निकाल लिए, ठीक है ना।
तो ये जो चीज़ होती है, चालू खाता व्यापार ज़्यादातर व्यापारिक लोगों का खुलता है, क्योंकि वो कई बार ट्रांजेक्शन करते हैं तो उन्हें इस चीज़ की सुविधा दी जाती है। लेकिन चालू खाते में जो पैसे होते हैं उस पर ब्याज नहीं देती बैंक, और ये जो सेविंग अकाउंट होता है उस पर ब्याज देती है। ठीक है। एक होता है सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट, जो आता है ना आपके पास एफडी, बोले हमने एफडी करा दी, तो एफडी जो होती है यही तो होता है फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होती है, हाँ इसमें क्या होती है, बैंक थोड़ा सा जो ब्याज की दर है वो सेविंग खाते पर जो ब्याज देती है उससे ज़्यादा रखती है। और इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के पैसे को एक निश्चित मतलब न्यूनतम 7 दिन के लिए और अधिकतम से लेकर एक निश्चित समय के लिए वो बैंक अपने पास जमा कर लेती है। जैसे मान लो आपने एफडी कराई 50,000 रुपये की, तो उसमें टाइम निर्धारित करेगा कि आप 3 साल के बाद इसे तोड़ोगे एफडी को, 3 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा, और 3 साल तक उस पर जो ब्याज होगा वो आपको मिलता रहेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि भाई बैंक जब ज़्यादा, क्या, हाँ सावधि जमा खाता बोलते हैं, सावधि जमा खाता बोलते हैं। ठीक। हाँ, तुम जो बात कह रहे थे ना वो इस वाले अकाउंट की बात कर रहे हो, तुम जो बोल रहे थे कि मतलब क्योंकि देखो बैंक ज़्यादा रेट मतलब ब्याज देती हैं, तो भाई खुद बैंक भी तो फायदा लेंगी ना, 1 आध साल तो उसे पैसे को अपने पास रखेंगी नहीं रखेंगी, उससे पैसे कमाएंगी कि नहीं कमाएंगी। इसलिए इस पर जो है बैंक सबसे ज़्यादा खाते, इस सबसे ज़्यादा ब्याज जो है इसी खाते पे मिलता है, एफडी वाले पे। और फिर एक आता है सबसे लास्ट में आवर्ती जमा खाता, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है नहीं, ये क्या होता है आपके पास, इस खाते में भी राशि जो है एक निश्चित समयांतराल के लिए रखी जाती है। ठीक है नहीं, इस खाते के अंतर्गत एक निश्चित जमा राशि एक निश्चित समयांतराल, 1 माह हो या फिर कोई निश्चित अवधि के लिए आवर्ती रूप में जमा की जाती है। ठीक है नहीं, रिक्यूरिंग फॉर्म में आपके पास, मतलब इसमें जैसे इसमें तो एफडी में आप तोड़ नहीं सकते, इसमें क्या होता है, इसमें आप एक टाइम के बाद कुछ पैसे निकाल सकते हो। ठीक है नहीं, आवर्ती वाले में एक टाइम के बाद कुछ पैसे इसमें आप निकाल सकते, तो ये होता है। नहीं, जैसे आपने 10,000 रुपये जमा किए और एक टाइम पीरियड मिनिमम टाइम वो देते हैं कि मिनिमम टाइम तक तो निकालना नहीं है आपको, उसके बाद आपको निकालना चाहते हैं तो आप इतने % तक पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये होता है। अब देखो आपके पास आता है बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, तो लोकपाल दरअसल जो अम्बुज्ड अम्बुज्डमेंट्स बोलते हैं इसे, ये वास्तव में जो भ्रष्टाचार होता है उस पर लगाम लगाने के लिए होता है। सेंटर के स्तर पर सेंटर के जो कर्मचारी हैं उन लोगों पर भ्रष्टाचार के मामले देखता है ये। लेकिन बैंकों का जो लोकपाल होता है उसका क्या काम होता है, बैंकों में जो लोकपाल होता है वो बैंक से संबंधित जो भी शिकायतें हैं, बैंक से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुनता है और उनका समाधान करता है। ठीक है नहीं, तो बैंकिंग लोकपाल बैंकिंग से संबंधित जो ग्राहकों की शिकायतें होती हैं उन्हें सुनता है और उनका समाधान करता है। इस योजना की शुरू बैंकिंग लोकपाल को 1995 में शुरू किया गया था इस योजना को, और यह एक अर्धन्यायिक प्राधिकारी है। अर्धन्यायिक का मतलब इसे कुछ पावर ऐसी मिली हुई है जो न्यायाधीशों को होती है, यानी ये किसी को अपने समक्ष बुला सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है, इस टाइप की पावर। ठीक है नहीं, यानी कुछ इसे न्यायिक पावर भी होती है। अर्धन्यायिक इसलिए बोला जाता है कि किसी को समन जारी कर सकता है, उसे बुला सकता है पूछताछ के लिए, तो इसलिए कि ये अर्धन्यायिक प्राधिकारी होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इसकी नियुक्ति करता है बैंकिंग लोकपाल की। और यह पूरे भारत में कार्यरत जो भारतीय बैंक है या विदेशी मतलब विदेशी नागरिक की भारतीय बैंकों से संबंधित समस्याओं को सुनता है। यानी पूरे बैंकिंग लोकपाल जो होता है वो पूरे भारत में कोई चाहे इंडियन हो या फिर कोई फॉरेन हो, विदेशी हो, उनकी बैंकों से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी इस लोकपाल के द्वारा सुनी जाती हैं, सुनता है और उन समस्याओं का समाधान करता है। उसके बाद
इसका निर्णय जो है वो अंतिम और बाध्यकारी नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि इसने जो निर्णय दिया है वो अंतिम है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके निर्णय को रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं उनके नेतृत्व में एक अपीलीय प्राधिकरण बनता है, यानी कि वो बनती है समिति टाइप, उसके समक्ष इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, इसके निर्णयों के विरुद्ध। अब देखो यूपीएससी यहीं पे फंसाता है। यूपीएससी में क्वेश्चन कैसा बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी बात बैंकिंग लोकपाल योजना के संदर्भ में सही है। नंबर पहला विकल्प, यह एक अर्धन्यायिक प्राधिकारी है। नंबर सेकंड, इसकी नियुक्ति रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। नंबर थर्ड, इसके निर्णय सभी बैंकों पर बाध्यकारी होते हैं। सही उत्तर को चुनिए। नंबर फर्स्ट 1 2 3, वो केवल एक, केवल 2, या 1 3, या 1 2 3 सभी। समझ में आ रही है कैसे बनता है क्वेश्चन। मतलब यहीं से 3 लाइनें उठा लेगा। अब जैसे यहाँ ये रखा है इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है, तो वो गलत करा देगा, इसे कह देगा इसके निर्णय बाध्यकारी हैं। अब जिसने डीपली नहीं पढ़ा होगा वो गोल खा जाएगा, वो चक्कर खा जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी बात बैंकिंग लोकपाल के बारे में सही है। नंबर फर्स्ट, यह एक अर्धन्यायिक अधिकारी मतलब प्राधिकारी है। नंबर सेकंड, इसकी नियुक्ति रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। नंबर थर्ड, इसके निर्णय सभी बैंकों पर बाध्यकारी होते हैं। तो पहला दूसरा तो ठीक है, लेकिन तीसरा गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, केवल 1 और 2। समझ में आया कैसे बनते हैं यूपीएससी क्वेश्चन। अब पीसीएस में पूछेगा तो पीसीएस में पूछेगा कि बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। समझ में आ रही तुम लोगों के। एकदम क्लियर है कैसा आईएएस के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पीसीएस के बनते हैं। हाँ, रिजर्व बैंक, अगर हम जब रिजर्व बैंक बोलते हैं तो किसी भी देश के अंदर एक ही बैंक होता है रिजर्व बैंक, यानी सेंट्रल जो केंद्रीय बैंक होता है वो सरकारी होता है, सरकार का अपना बैंक होता है केंद्र लेवल पर, ठीक है नहीं, जो सारी बैंकिंग गतिविधियों को जारी करता है। इसे रिजर्व बैंक भी बोल देगा, वो केंद्रीय बैंक भी बोल देगा, ठीक है नहीं। कभी ये सोचो कि सर ने केंद्रीय बैंक तो पढ़ाया नहीं, सर ने तो हमें भारतीय रिजर्व बैंक लिखवाया था, तो केंद्रीय बैंक भी बोला जाता है रिजर्व बैंक को। केंद्रीय का मतलब केंद्र की बैंक, ठीक है नहीं। तो इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है। जो एक डिप्टी रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर होता है उसके अंडर में एक प्राधिकरण बनता है, वहां पर इसके निर्णयों के खिलाफ अपील की जा सकती है। इसके द्वारा दी गई सेवाएं जो होती हैं निःशुल्क होती हैं, यानी कि बैंकिंग लोकपाल जो भी सेवा देता है वो निःशुल्क होती है, उसके लिए किसी से कोई शुल्क नहीं लेता। यानी कि अगर आपकी समस्या को सुनना है तो आपसे कोई फीस नहीं लेगा, और यहीं पे यूपीएससी खेल जाएगा, लिख देगा इसके द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क नहीं होती, बस नहीं लगा देगा और खेल जाएगा नहीं पे। तो इसलिए यूपीएससी के लिए डीपली पढ़ना होता है, पीसीएस वगैरह में थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। और अब तो यूपी पीसीएस में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है वो धीरे धीरे, तो वहाँ भी वो देने लगा है कथन निष्कर्ष वाले, ठीक है नहीं, 1 2 करने वाले वो वहाँ भी देने लगा है। उसके बाद आता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब चूंकि भारत में जो बैंकिंग बोर्ड होते हैं, मतलब जो बड़ी बैंक होते हैं उनके जो मैनेजर या उनके जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, तो दरअसल ये देखा गया कि वहाँ काफ़ी भ्रष्टाचार की शिकायतें आई कि जो बैंक का सीईओ है या बैंक का डायरेक्टर है उसी ने गैर मतलब सही तरीके से नहीं है आपके पास अनैतिक तरीके से अपने किसी रिश्तेदारों को या किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है, या जिन लोगों ने बैंक खोली है वही बैंक में सारे बड़े पोस्टों पे हैं काबिज। तो उससे क्या होता है, जब ऐसी कोई व्यवस्था आती है कि मान लो मैं स्कूल खोलूं और मैं या प्रिंसिपल बन जाऊं, अपने पापा जी को मैनेजर बना दूं, अपने भाई को मतलब कुछ और बना दूं, तो इससे क्या होगा, स्कूल का जो एक वर्क कल्चर है ना उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। यानी मैं हूँ हर जगह, या पापा हैं या भाई हैं या मैं हूँ, इस टाइप से। तो उससे क्या होगा, कोई भी अगर मान लो
मुझे किसी को फ़ायदा पहुंचाना है तो कोई मना ही ना करेगा बिल्कुल भी। भाई को भी मैं मना लूँगा, पापा को भी मना लूँगा, सबको समझा दूँगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई और हूँ, मैं मान लो डायरेक्टर हूँ, सीईओ कोई अलग हो या डिप्टी डायरेक्टर कोई अलग हो, तो उसमें तो फिर मुझे उनकी सहमति भी लेनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि डिप्टी डायरेक्टर ने और इन लोगों ने तुम्हें यहाँ सपोर्ट कर दिया और तीनों मिलकर जो है बैंक की पूंजी को गलत तरीके से लोगों को दे रहे हैं फ़ायदे के लिए। यानी कि लोगों से, बिजनेसमैन को आपने दे दिया बड़ा कर्ज सोर्स लगा के, और बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए। जैसा भी चंदा कोचर है, उस पर काफ़ी एलिगेशन लगे हैं कि चंदा कोचर जब सीईओ थी बैंक की, पता नहीं कौन सी बैंक थी, आईसीसीआई बैंक की सीईओ थी, जने किसकी थी, तो आईसीसीआई बैंक की थी शायद। तो उसकी सीईओ रहते हुए उन्होंने अपने हस्बैंड की, कोई उनके कंपनी थी, उसे लोन दिलवाया, और जबकि बात को जब जांच हुई तो वो कंपनी लोन लेने की स्थिति में नहीं थी। यानी जो भी आपके पास दिशा निर्देश थे वो कंपनी उन्हें फुलफिल नहीं कर रही थी। उसके बाद भी उसे लोन मिल गया सोर्सबाजी से। तो उन पर, उन्हें अपने पद से भी जाना पड़ा चंदा कोचर को, और अब उनके पे केस भी दर्ज हो रखा। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए बैंकिंग का जो सिस्टम है, बैंकिंग में जो अनुशासनहीनता हो रही थी, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, बैंकिंग जो प्रशासन है उसे सही रूप से चलाने के लिए एक बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई 1 अप्रैल 2016 को, कि एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया जाए पूरे नेशनल लेवल पर। और वो क्या काम करेगा, जो बड़े बड़े बैंक हैं उनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करेगा, ये बोर्ड उनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है नहीं। तो इसकी स्थापना बैंक के प्रशासन से संबंधित समिति, यानी बैंकों के प्रशासन को कैसे सुधारा जाए, इससे संबंधित समिति का गठन हुआ और उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की। यह एक स्वायत्त सलाहकारी निकाय है। स्वायत्त सलाहकारी का मतलब ये होता है कि ये वैसे अपने आप, मतलब अपनी कार्य प्रणाली में तो स्वायत्त है, यानी किसी के अंडर में काम नहीं करता, लेकिन इसकी जो सिफारिशें होंगी वो सलाहकारी होंगी, किसी पे बाध्यकारी नहीं होंगी, ठीक है नहीं। ये सरकार को जो सिफारिश करेगा या किसी बैंक के संदर्भ में, तो वो बाध्यकारी नहीं है, वो सलाहकारी है, नहीं सलाह दे रहा है एक प्रकार। उसे सरकार मान भी सकती है कि नहीं भी मान सकती, और जब बाध्यकारी होती है तो फिर वो सिफारिश सरकार को माननी पड़ती है। समझ में आ रही है सलाहकारी क्या चीज़ होता है और बाध्यकारी क्या चीज़ होता है। इसका कार्य क्या है भाई, ये क्वेश्चन जब 2016 में ये इस्टेब्लिश किया होगा तब उस समय करंट का ये इशू होगा, और इस पर क्वेश्चन भी आए होंगे कई, ठीक है नहीं। बैंक बोर्ड ब्यूरो पे क्वेश्चन आए थे खूब, यूपीएससी में भी आया था। तो लेकिन कि अब चर्चा में, मान लो सपोज करो कोई बड़ा बैंक फेल हो जाए और फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो उस पर एक्शन लेने लगे, तो ये फिर चर्चा में आ जाएगा, और जब ये फिर चर्चा में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ही आपके पास फिर ये करंट का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़, उसके बाद इसका कार्य क्या है, इसका जो कार्य है आपके पास, इसका कार्य है, 1 मिनट हो जाएगी। इसका कार्य है जो बैंकों के प्रमुख अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करना इसका कार्य है। बैंकों के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करना इसका कार्य है, ठीक है नहीं। सर आप गायब हो गए अभी, ऐसे कल हुआ था। आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ हाँ भाई। चलो ठीक है। नेट कट गया सर? ना नेट नहीं कटा है, तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा? 1 मिनट। अरे तुम लोग एक बार बताना, तुम लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है?
और मेरी आवाज़ भी सही सुनाई दे रही है? ठीक है। देखो, इसका जो कार्य होता है वो बैंकों के प्रमुख अधिकारियों एवं प्रमुखों की नियुक्ति करना होता है। और यह जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, उनसे जुड़े हुए प्रशासनिक निर्णय लेता है ये। यानी खासकर ये जो सरकारी बैंक हैं सार्वजनिक क्षेत्र की, उनमें अधिकारियों की नियुक्ति के लिए इसका गठन किया गया 2016 में। ठीक है। तो अब कभी भी मान लो करंट में कोई अगर क्वेश्चन बनता है, इशू आता है, तो आप ये समझ जाओगे बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या चीज़ होती है। ठीक है नहीं। उसके बाद एक अपना अगला कंसेप्ट आता है कॉल मनी क्या होती है, कॉल मनी। तो कॉल मनी क्या होती है कि यह वह ऋण होता है जो अगले दिन की वापसी की शर्त पर प्रदान किया जाता है। इसका प्रयोग बैंकों के आपसी लेन देन में होता है। यानी मान लो ये ए बैंक है, ये बी बैंक है। अब बी बैंक को अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, तो ये ऐसा कहेगा कि भाई साहब ऐसा कीजिए, आप हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको कल को दे देंगे। तो ये अचानक जो पैसे मांगे जाते हैं और अगले दिन की वापसी की शर्त पर मांगे जाते हैं कि अगले दिन हम आपको दे देंगे, इसी को क्या कहा जाता है कॉल मनी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो, ठीक। तुम लोग बोल रहे हो? अब आई है मुझे आवाज़ तुम लोगों की। तो कॉल मनी के विनिमय के लिए स्थापित जगह को कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। यानी कि यहाँ इसका आदान प्रदान जहाँ होता है उसे कहा जाता है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी का सबसे बड़ा मार्केट कहाँ है? लंदन में। लंदन में स्थित जो मार्केट है जहाँ पर एक रात के लिए या अगले दिन की वापसी के लिए पैसा उधार लिया जाता है, तो वो सबसे बड़ा मार्केट कहाँ है? लंदन में। जिस दर पर कॉल मनी का लेन देन होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉल रेट। ठीक है नहीं, कॉल दर यानी जिस दर पर कॉल मनी का आपके पास लेन देन होता है कि भाई हम इतने % ब्याज पर आपको रात भर के लिए पैसा उधार देंगे, तो उसे बोला जाता है कॉल रेट। ठीक है। अब आता है कि भारत में आप ये देखते होंगे कि भारत में जो हम ट्रांजिशन करते हैं, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, तो ऐसा कौन सा भारतीय संस्था है जो भारत में इस ट्रांजिशन को आसान बना रही है? तो भारत में जो राष्ट्रीय भुगतान निगम है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में उसे बोलते हैं NPCI। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है वो भारत में जितने भी भुगतान होते हैं ऑनलाइन, उसके लिए एक आपके पास राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। क्या है? उसके लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। यानी कि भारत में जितने भी भुगतान होते हैं उन सभी भुगतान प्रणाली, वो चाहे UPI के थ्रू हैं या किसी के भी थ्रू हैं, तो उन सबको जो है ये एकीकृत करने पर बल देता है। यानी सारे भुगतान प्रणालियों को ये एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लाता है और फिर भुगतान की जो प्रक्रिया है उसे आसान करता है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके संदर्भ में मान लो कुछ भी अगर चीज़ नहीं आएगी तो हम उसे, वो करंट की न्यूज हो जाएगी, उसे पढ़ लें। बात आई समझ में? आप ये जानते हो ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र आप करते हो UPI के थ्रू या किसी के भी थ्रू, इन सारे पेमेंटों को जो एकीकृत कर रहा है, जो इन्हें आसान बना रहा है, वो है आपका भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम। हाँ बताइए। जी ये है, कल को ये अपनी जो है ज़मीन लिखवाने के लिए जा रहे हैं और ये तुमसे कहने लगे कि अनीस मुझे रात रात के लिए पैसे दे दीजिए, मैं कल को दिन में तुम्हें वापसी कर दूंगा। तो आप जो इन्हें पैसे दोगे वो कॉल मनी है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है नहीं, आया समझ में? है समझ में आया नहीं? तो ये सारी चीज़ होती है। यानी अगले दिन की शर्त पर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि अपने दिल ले लिया फिर अपने लंबे समय तक रखे रहे।
नहीं, एक रात के लिए, एक रात के लिए लिया, एक रात के लिए लिया जाता है। अरे मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, ना देगा तो फिर उसे फिर दोबारा मिलने के नहीं पैसे। ये तो रिकॉर्ड में होता है ना, बेईमानी कैसे कर लेगा, रिकॉर्ड में होता है ना, वो पुलिस केस बन जाएगा, उस बैंक की साख खराब हो जाएगी, उस जो पैसे नहीं देगा उसकी साख खराब हो जाएगी ना, फिर उसे आरबीआई भी मतलब निगरानी में रख लेगा उसे। अब देखो, अब हम मेन रूप से जो है सेंटर बैंक के यूपीएससी के सिलेबस में एंटर कर, वो भी सब यूपीएससी का ही सिलेबस है, लेकिन जो मेन आरबीआई मतलब मेन जो इकोनॉमिक्स बैंकिंग का माना जाता है यूपीएससी से संबंधित, वो आरबीआई माना जाता है, आरबीआई और उसकी गतिविधियां, क्योंकि ज़्यादातर यूपीएससी इन्हीं चीज़ों पर क्वेश्चन पूछती। वो जो मैंने आपको अभी बताया वो सब बैंकिंग सिस्टम का पार्ट था, और वो उससे संबंधित जो भी करंट में चीज़ें आएंगी वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी यूपीएससी से संबंधित था, लेकिन मुख्य फोकस जो करता है ज़्यादातर यूपीएससी वो आरबीआई या उससे संबंधित क्रियाओं पर करता है, ठीक है नहीं। तो आरबीआई क्या भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर देश का एक बैंक होता है अपना केंद्रीय बैंक, जो वहाँ पर उस देश में बैंकिंग जो क्रियाविधि है या जो भी वित्तीय लेन देन है उस पर रेगुलेशन का काम करता है, और उस वित्तीय लेन देन को आसान बनाने की कोशिश करता है, और देश में जो वित्तीय प्रणाली है उसकी मजबूती का काम करता है, और उस वित्तीय प्रणाली को अच्छे से वो चलती रहे। देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होता है किसी भी देश में वित्तीय प्रणाली का चलना। अगर मान लो सपोज करो भारत की सारी बैंकें फेल हो जाएं, बैंकें जितनी भारत में हैं वो सब कह दें कि भाई हमारे बस की नहीं है, हम लोगों का पैसा नहीं दे सकते, तो क्या होगा, सड़क पे फिर क्या होगा, बसें जलेंगी, ट्रेन जलेंगी, जलेंगी कि नहीं जलेंगी। अगर जितनी बैंकें हैं भारत में वो सारी बैंकें अपने हाथ खड़े कर दें कि भाई अब हम फेल, हमारे बस की नहीं है, आप लोगों के हमारे पास जो पैसा जमा है हम नहीं दे सकते, तो क्या होगा, अनीस भी जाकर ट्रेन जाम करेंगे, अगले दिन कोई जो है झंडे लगाएंगे कि मोदी सरकार हा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ठीक है नहीं। मेरी आवाज़ जा रही तुम लोगों तक? तो तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि अगर देश की मान लो बैंकिंग सिस्टम अगर कोलैप्स कर जाए पूरे देश का, तो एकदम देश जो है इकोनॉमिक रूप से पिछड़ जाएगा, पैसे नहीं रहेंगे, हाहाकार मच जाएगा एकदम से, धरती पर रहेगा तो बैंकों के पास, कोई तुम्हारे पास रहेगा। नहीं तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि लोग एकदम सरकार के खिलाफ हो जाएंगे ना, तो इसलिए, हाँ सर, लोग, मैं यही तो बताना, तो इसलिए क्या होता है देश में जो बैंकिंग प्रणाली है वो असफल ना हो, तो एक हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है जो भारत में बैंकिंग सिस्टम को या अन्य वित्तीय लेन देनों को आसान बनाता है और उसकी निगरानी रखता है, और कोई भी एक मतलब ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो जाए जिससे अर्थव्यवस्था को या आर्थिक प्रणाली को खतरा महसूस हो जाए, तो इसलिए हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, ऐसी भारत का भी एक केंद्रीय बैंक है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये भारत का केंद्रीय बैंक होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसकी जो स्थापना है वो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की थी। उस समय जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की थी कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, ठीक है नहीं, और इनकी सिफारिश के आधार पर ही फिर जो है आरबीआई की स्थापना होती है, और इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को गठित किया जाता है। यानी सरकार एक कानून लेकर आती है, भारत रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, और फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है, और 1949 में सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है, सरकार फिर इसे सरकारी बैंक बना लेती है, क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हुए और उसके बाद 1949 में आरबीआई का भी राष्ट्रीयकरण हो जाता है, और तब से लेकर आज तक
ये भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम कर रहा है और भारत में जो आर्थिक प्रणाली है उसकी मजबूती के लिए काम कर रहा है। मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का? आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, लेकिन इसके जो क्षेत्रीय क्वार्टर हैं वो सभी जगह हैं, बड़े बड़े सिटी में। दिल्ली में भी इसका, दिल्ली में भी होगा, कलकत्ता में भी होगा। दिल्ली में तो मैंने इसका हेड क्वार्टर देखा है आरबीआई का, ठीक है नहीं। तो मुख्य जो मुख्यालय है वो मुंबई में है आरबीआई। क्यों? क्योंकि मुंबई जो है उसे भारत की आर्थिक राजधानी बोला जाता है, या मतलब आर्थिक प्रक्रियाएं जो है मुंबई में काफ़ी तेज़ी से होती हैं, तो इसलिए मुंबई में इसका मुख्यालय है। ये आप ये मान के चलिए, जो दिल्ली मुंबई में रह रहा है तो अपने आप को खुशनसीब मान के चलिए कि देश की राजधानी दिल्ली है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। इतने बड़े सिटी में रहना भी अपने आप में एक बात होती है, क्योंकि हर कोई आकर नहीं रह सकता दिल्ली मुंबई। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है नहीं। अब भारत में जो 1 रुपए का नोट होता है, जो भारत में 1 रुपए का सिक्का चलता था, उस पर किसके सिग्नेचर होते थे पहले? अब तो बंद हो गया वो चलना। पहले जो चलता था भारत में 1 रुपए का जो नोट चलता था, भारत में 1 रुपए का नोट नहीं होता था पहले, 1 रुपए का कागज वाला नोट। हाँ, अब वो छपने बंद हो गए हैं बिल्कुल। अब वो छपने तो रखे रहिए, वो आप अच्छे से, कभी कभी ऐसा होता है डिमांड बढ़ती है उनकी तो उनके ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो भारत में जो 1 रुपए का नोट अभी पीछे नेट पे आया भी था कि जिनके पास एक 1 रुपए के नोट हैं जमा कीजिए और इतने पैसे लीजिए, वो सब पैसे तो फर्जी वाला ही होता है। लेकिन हाँ, भारत में 1 रुपए के जो नोट हैं उन पे सिग्नेचर होते थे वित्त सचिव के, लेकिन और 1 रुपए से ऊपर के जो नोट हैं उन पर जो सिग्नेचर होते हैं वो रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। तो आप ये याद रखो। अब तो चूंकि ये क्वेश्चन बनने का नहीं, क्योंकि 1 रुपए के नोट बंद हो गए अपने। तो भारत में जो रुपए होते हैं, 1 रुपए से ऊपर के जो नोट होते हैं उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। और वो क्योंकि नोट जो निर्गत किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, उसका जो आधार होता है वो रिजर्व बैंक होता है। रिजर्व बैंक उसका शाख का, रिजर्व बैंक की शाख पर जारी किए जाते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति के किसी के पास है तो वो रिजर्व बैंक की एक प्रकार से संपत्ति है, ठीक है नहीं। जबकि वित्त मंत्रालय के सचिव द्वारा 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। अब 1 रुपए के, अब किए जाते की जगह किए जाते थे लिख लो, क्योंकि ये बात हो गई पुरानी, वो बंद हो गए चलने, तो किए जाते थे, ठीक है। बहुत कई बार क्वेश्चन आता था स्टेट में ये कि 1 रुपए के मतलब नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त मंत्रालय का जो सचिव है उसके। अब नहीं पूछेगा, अब तो बस आपको याद रख लीजिए। तुम्हें समझ में ना आएगी, यहाँ से लिखा हुआ है, से ये लिख, साफ साफ लिखा हुआ है ये 1 रुपए से ऊपर के नोटों पर। हाँ 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 जी। अब इसमें क्या समझने की बात है बताइए, ठीक है नहीं। अब तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, तुम्हें तो बस कल की घड़ी जो बेला है कल की उसका इंतजार हो रहा होगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था ना, ऐसी कल को जो है तुम्हें इंतजार होगा बिल्कुल। न्यू, अब देखो, अब देखो भैया पता नहीं, हम तो ये सुनते हैं वैसे तो जो बादल गरज मतलब गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अब लेकिन क्या पता ये बादल दूसरा हो। देखो न्यूनतम कोष प्रणाली, देखो न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है?
इस प्रणाली को 1957 में अपनाया गया। भारत में जो नोट निर्गमन होते हैं, नोटों को जो छपते हैं, उसके हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रचलन है। यह कई बार बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पीसीएस के लेवल का, कि भारत में नोट निर्गमन के हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। न्यूनतम कोष प्रणाली, ये क्या होती है? इस प्रणाली के तहत क्या काम होता है? जो नोट छापे जाते हैं, ठीक है ना, इसके तहत जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे जो रिजर्व बैंक कुल 200 करोड़ रुपए का रिजर्व अपने पास रखना होता है। मतलब जितने रिजर्व बैंक ने नोट छापे हैं, ठीक है नहीं, तो उनमें से जितने रिजर्व बैंक ने नोट छापे हैं उनमें से 200 करोड़ का रिजर्व अपने पास रखना होगा। यानी कि जो नोट इस समय आपके पास है ना, जो मार्केट में है, तो रिजर्व बैंक को किसी भी अस्थायी परिस्थिति से बचने के लिए 200 करोड़ रुपए अपने पास रिजर्व करके रखने होंगे, कि अगर मान लो मार्केट में मुद्रा ये नोट की कमी आ गई तो फिर हम इन 200 करोड़ रुपए के नोट को रिलीज कर देंगे मार्केट में, तो मुद्रा का क्रंच नहीं होगा नोटों का। मान लो कैसे कमी आएगी? पता चला चुनाव आ रहे हैं, काला धन इकट्ठा कर लिया लोगों ने। नोट, जब काला धन क्यों नुकसानदायक होता है अर्थव्यवस्था के लिए? क्योंकि अब तुमने देखा होगा 2000 रुपए के नोट नहीं निकलते अब 2000 रुपए के नोट नहीं निकलते एटीएम से, 500 के निकलते हैं। जब 2000 रुपए के नोट निकलते थे, आपने देखा होगा जब सीबीआई ने छापेमारी करी और इनकम टैक्स वालों ने और उन लोगों ने, आपने देखा होगा जिन लोगों के पास गड्डी निकलती थी 2-2 हजार रुपए के नोटों की निकलती थी। तो जब आपके पास इस टाइप से काला धन लोग कमा के अपने पास रख लेते हैं, तो वो पैसा क्या होता है, वो मार्केट में नहीं आ पाता, वो नोट मार्केट में नहीं जाएगा, और जब मार्केट में नहीं जाएगा तो मार्केट में उस नोट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो अगर मान लो सपोज करो लोगों ने काला धन इकट्ठा ज़्यादा कर लिया, तो मार्केट में पैसों की कमी हो जाएगी। तो आरबीआई इसलिए अपने पास 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखता है कि अगर मान लो कोई परिस्थिति ऐसी बनती है तो फिर आरबीआई उनमें से पैसे रिलीज करेगा उस कमी को पूरा करने के लिए। और फिर सरकार भी अपनी सारी एजेंसियों को खुला छोड़ देगी कि भाई मारो छापामारी करो, कहाँ पैसे दबे पड़े हैं। समझ में आ रही बात नहीं? तो ये जो नोटबंदी की गई थी उसका एक कारण ये भी था कि नोटबंदी जब होगी तो काले धन पर चोट पड़ेगी इससे। तो काला धन मतलब जिन लोगों के पास पैसे दबे हुए हैं वो कैसे इसे बैंकों में जमा करेंगे, वो सब पैसे बैंकों में जमा करेंगे। उससे क्या होगा, जितना भी अर्थव्यवस्था में पैसा गया हुआ है वो फिर वापसी बैंकों के पास आ जाए। तो जिन लोगों के पास काला धन था उन लोगों ने उसे चाहे बैंक वाले को रिश्वत दी या कुछ भी दी, बहरहाल वो सारा पैसा बैंकिंग प्रणाली में आ गया। यानी कि जब मतलब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय आरबीआई के पास 99% पैसा वापसी आ चुका था जितना मार्केट में इशू हुआ था। अब लगा लीजिए, और जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था उस समय मतलब वही 70-80% पैसा मार्केट में घूम रहा हो। तो काले मतलब डिमोनेटाइजेशन से काले धन तो नहीं पकड़ा गया, पकड़ा भी गया बहुत काफ़ी, क्योंकि सरकार को सारे आंकड़े बताते कोई ना है। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने बैंक, आप विश्वास नहीं करोगे, बैंक कर्मचारियों ने बहुत पैसे कमाए उस टाइम पे, बैंक वालों ने बहुत पैसे कमाए उस टाइम पर। जो जिनके पास पैसे ज़्यादा पड़े हुए थे ना, वो कभी भी लाइन में जाकर नहीं लगते थे, वो जाते थे अंदर, साइड से बैग अपना रख आते थे और बैंक वालों को रिश्वत देते थे और बैंक वाले फिर उनके पैसों को जमा कर देते थे सरकार के पास। और लोगों ने ऐसा भी किया था, जिनके पास ज़्यादा पैसे थे उन्होंने 10-10 लोगों को खड़ा कर दिया, 10,000 इसे दे दिए, 10,000 इसे दे दिए, 10 इसे दे दिए, इस टाइप से। अब इन 10 लोग ही अपने अपने अकाउंट में वो पैसे डाल रहे हैं, और इसे 500 रुपये दिन के दे दिए खड़ा होने के, 500 इसे ऐसा कर करके। अब इन 10 ने अपने अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाल लिए, तो वो पैसा जो ब्लैक मनी था वो क्या हो गया, वाइट मनी। समझ में आया नहीं? जमा हो गया सारा बैंकों में। और 10 लोगों के नाम लिख कर ले गया कोई जो पैसे वाला व्यक्ति था, और उन लोगों से बता दे भाई आपके अकाउंट में हम पैसे डालेंगे, और बैंकों में गया, बैंक वाले को दिया है पैसे और उन्होंने उनके अकाउंटों में चढ़ा दिए। तो बैंक वालों ने बहुत पैसे कमाए थे
ब्लैक मनी में। तो उससे क्या हुआ, भारत में हमारे यहाँ क्या हुआ, काला धन सारा वैसे तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन वो अर्थव्यवस्था में आ गया सारा। अब बताइए। तो बैंकों के बैंकों के पास जो धन का क्रंच चल रहा था वो खत्म हो गया। भ्रष्टाचार अब बहुत, मतलब लोगों ने भ्रष्टाचार को एक प्रेस्टीज का मुद्दा बना लिया। मतलब अगर आपके पास, अब कोई व्यक्ति सामान्य सैलरी ले रहा है, मान लो 20,000 सैलरी है उसकी, अब वो 20,000 उसकी सैलरी है तो अपने परिवार का खर्चा चला सकता है। तो लोग क्या काम करते हैं कि यार ये तो पैसे वाला है नहीं, उसके और जो दूसरा कोई व्यक्ति है वो लेखपाल बना हुआ है, मान लो उसे लेखपाल की सैलरी है 30,000 रुपये। अब वो 30,000 में और 20,000 में कोई अंतर कोई ना, ज़्यादा 10,000 का अंतर है मात्र। अब लेखपाल के काम करता है भ्रष्टाचार से वो कमाता है खूब। अब लेखपाल ने अपनी बिल्डिंग भी बना कर खड़ी कर ली और बड़ी बड़ी गाड़ी भी ले ली, बाइक ले ली, सारी चीज़ें कर ली। तो ये कहाँ से बना, भ्रष्टाचार से। तो वो व्यक्ति बेचारा फिर ये सोचता है कि यार बताइए, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आप अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे सही से। तो ऐसे भी कई सारे लोग पकड़े गए कि जो पटवारी हैं, मात्र मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी हैं और उनकी करोड़ों करोड़ों की संपत्ति पकड़ी गई है। तो वो कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन फूटता तो है ही। तो इसलिए जब लोग ये पकड़ में नहीं आते तब लोग नहीं आते, जब पकड़ में आते हैं तो फिर सारा मामला इनका हो जाता है कामयाब, जेल में भी जाते हैं। तो आरबीआई क्या काम करता है, अपने पास 200 करोड़ रुपए बचा कर रखता है कि अगर इस टाइम की कोई भी स्थिति बनेगी तो हम इस पैसे को रिलीज कर देंगे, ठीक है नहीं। अब इन 200 करोड़ में क्या होता है, ऐसा नहीं आरबीआई नगद के रूप में रखता है, कुछ नगद के रूप में भी रखता है, कुछ विदेशी मुद्रा के रूप में भी रखता है, और कुछ जो है स्वर्ण के रूप में भी रखता है अपने पास, ठीक है नहीं। तो कुछ सोना रखता है अपने पास, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है वो एकदम से बिक जाता है। विदेशी मुद्रा भी रखता है, डॉलर पौंड्स वगैरह ये भी सब रखता है अपने पास, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा 200 करोड़ का जो रिजर्व अपने पास रखना, ये किस प्रणाली के तहत है, न्यूनतम कोष प्रणाली। नाम ये न्यूनतम कोष, यानी कि एक न्यूनतम वो रखना, ठीक है नहीं। समझ में आया, भारत में जो कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि आरबीआई नोट छापता है तो अपने लिए कितने भी नोट छाप ले वो, ऐसा नहीं होता। आरबीआई को सारा हिसाब रखना पड़ा होता है। क्यों, उसने अगर ज़्यादा नोट छाप लिए तो नोट कहाँ जाएंगे, वो मार्केट में तो जाएंगे, और नोट अगर मार्केट में जाएंगे, ज़्यादा मुद्रा मार्केट में चली जाएगी तो फिर लोगों के पास मुद्रा भी आएगी, फिर महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई को भी तो कंट्रोल करना होता है क्या। हाँ, जब महंगाई बढ़ जाएगी तो पैसे की वैल्यू गिर जाएगी, रुपए का मूल्य गिर जाएगा, ठीक है। नहीं, रुपए की वैल्यू गिर जाए, आरबीआई ऐसा नहीं करता, आरबीआई एक लिमिट के हिसाब से पैसे छापता है, और क्योंकि ज़्यादा फिर मार्केट में पैसा हो जाएगा तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। पहले जो आपको, आप अपनी मान लो वाइफ के लिए कोई सामान खरीद कर लाते थे, ठीक है नहीं, सपोज करो मतलब बढ़िया चीज़ जो आप बाहर से सब्जी खरीद कर लाते थे, वो पहले मिलती थी 100 रुपये की, ठीक है नहीं, 100 रुपये की पैक पैक होकर मिलती थी 250 ग्राम सब्जी। अब जब महंगाई बढ़ जाएगी तो वही 250 ग्राम सब्जी आपको मिलेगी 150 रुपये में। तो पहले जितना मटेरियल 100 रुपये में मिलता था अब वो 150 मिलेगा, तो रुपए की वैल्यू घट गई ना। और ये तो 250 ग्राम ही रही वस्तु, लेकिन रुपए की वैल्यू घट गई, पहले हमें 100 देने पड़ते थे, अब ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं आया आपके, गरीबी कैसे खत्म हो जाएगा, जब महंगाई बढ़ जाएगी तो बेचारा गरीब है वो 2,000 रुपये कमाता है, अब उन 2,000 रुपये में अपने घर का खर्चा चलाता है। अब महंगाई बढ़ गई तो वो पहले जितना 2,000 रुपये में सामान खरीद लेता था, अब उसे 2,000 की जगह खर्च करने पड़ रहे हैं 3,000 रुपये। तो 1,000 रुपये तो वो फिर ऋण लेगा ना, लेगा किसी से।
हाँ सही बात बेटे, सही बात है। तो अपने 4 दिन में तुम्हारे अकाउंट में लाखों रुपए आ जाएंगे। अगर सबके सबके अकाउंटों में पैसा डाल दिया तो फिर सब लोग क्या काम करेंगे, गाड़ी खरीद गाड़ी खरीदने निकल जाएंगे। सब लोगों के अकाउंट में पैसा, सुनो, गरीबी कैसे कम होगा? अरे बाबूजी एक बात है, सबके पास अगर पैसा पहुंच गया तो सब डिमांड बढ़ जाएगी ना, डिमांड बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। मान लो आप, तो महंगाई अगर ज्यादा हो जाएगी तो बहुत लोग ऐसे होंगे बेचारे, वो वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है नहीं? ऐसा अमेरिका वाला ऐसा नहीं चाहता रिजर्व बैंक किसी भी देश की हो, वो एक मार्केट के हिसाब से पैसे छपते हैं, ऐसा नहीं छपते हैं। ऐसा तो सरकार को जब जरूरत पड़ा करा आरबीआई सी कह दिया करा कि आरबीआई तुम हमें नोट छाप कर दे दीजिए। ठीक है नहीं? ऐसा नहीं होता है, पूरा सिस्टम बनता है, पूरा आर्थिक व्यवस्था को देखा जाता है। क्योंकि अगर मान लो पता चला सब लोगों के जेब में पैसे चले गए, तो पता चला टमाटर जो इसमें 20 रुपए किलो मिल रहे हैं, 15 रुपए किलो मिल रहे हैं, फिर मिलेंगे 150 रुपए किलो। डिमांड बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा जाएगा तो उपभोक्ता को भी तो देखना होता है। चलो किसानों को तो फायदा हो जाएगा, उनका टमाटर 150 रुपये किलो जाएगा, लेकिन उपभोक्ताओं को भी तो देखना पड़ेगा। तो ये आपको पता चला न्यूनतम कोष प्रणाली। अरे फिर मतलब, हम्म, अरे तो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय को इसलिए कोई ना अच्छी है कि वहाँ की बैंक ज़्यादा पैसा छाप रही है, वो इसलिए अच्छी है कि वहाँ बिजनेस ज़्यादा है, तो वहाँ लोगों को रोजगार ज़्यादा है। ठीक है नहीं? वहाँ लोगों को बिजनेस ज़्यादा है, लोगों को रोजगार ज़्यादा है, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ी हुई है। ऐसा कोई ना कि सारी बैंक, मतलब उनकी बैंक पैसा छाप कर लोगों को दे रही है। अरे फिर वही वाली बात, छाप देता पैसा, सबको बांट देता, तो फिर ये लोन जो माफ करती है सरकार, तो फिर ये बुरा क्यों माना जाता है लोन माफ करना? ऐसा नहीं होता है। सबको पैसे अगर बांट दिए तो पता चलेगा महंगाई इस लेवल पे पहुंच जाएगी, बहुत ज्यादा लेवल पर। क्योंकि सभी लोग पता है दारूबाज शाम से निकल, सुबह से ही ठेके ठेके के पड़े रह करेंगे दारू पीने वाले। क्या अरे फायदा, उस पैसे का फायदा क्या हुआ? गलत चीजों में भी जाएगा। जब पैसा मार्केट में ज्यादा हो जाएगा तो जो वो फर्जी नोट छापने वाले लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा फर्जी नोट छापेंगे और उसे फिर मार्केट में एंटर करा देंगे। कंट्रोल रहता है, कंट्रोल सब होता है, लेकिन बात वही ना आके बात कि आप ये देखते होगे कि कितने लोग पकड़े जाते हैं फर्जी, मतलब जाली मुद्रा को छापने वाले, लेकिन फिर भी लोग छापते हैं। तो कंट्रोल तो होता है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को निभाए ना, बहुत लोग भ्रष्टाचार नहीं है। क्यों भाई? अब तुम एक बार ये कह रहे थे कि जना कौन की सेना बाहर से भी स्मगलिंग होता है, सेना वाले सब अंदर करा देते हैं, तो है तो सेना ही वो भी, आर एसएसबी या नेपाल बॉर्डर पे जो है, लेकिन फिर भी लोग अंदर ले आते हैं वहां से, नेपाल से अफीम वगैरह इन्हें क्यों ले आते हैं? क्योंकि वो लोग सब वहाँ रिश्वतबाजी चलती है, परसेंटेज बंधा होता है। आप ये बताइए, बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक में अमीर आदमी को लोन एकदम मिल जाता है, गरीब को नहीं मिलता। क्यों? बैंक में जो है परसेंटेज बंधा हुआ होता है। मैं ये कि इतने लोन पे मेरा 10% है। अब ये जो अमीर आदमी लोन लेता है 10 लाख का। अब 10% अगर बैंक मैनेजर का है तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए हो गया, तो मैनेजर ने 1 लाख रुपए कमा लिए। और ये जो बेचारा गरीब है लोन लेने जाएगा 50,000 रुपये का, अगर मैनेजर इस पर 10% लेगा तो 5,000 बैठेगा। तो मैनेजर अब 5,000 में क्या मिल रहा है उसे, उधर मिल रहा है 1 लाख रुपये, यहाँ मिल रहा है 5 लाख 5,000। तो बड़े व्यक्ति को लोन देगा या छोटे व्यक्ति को लोन देगा? और यहाँ लोन डूबने का भी खतरा है, यहाँ डूबने का भी खतरा ना है। समझिए मेरी बात को, समझ गए नहीं समझ गए?
अभी आप आरबीआई के कार्य, अभी जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे ना, मुद्रास्फीति वाला काम, तब तुम्हारे समझ में आएगा। अभी जब मुद्रास्फीति वाला चैप्टर पढ़ लोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि रुपए की वैल्यू कब गिरती है, कब उठती है, और अगर आरबीआई पैसे ज़्यादा छाप दे तो महंगाई कैसे बढ़ेगी, क्या क्या उसके इफेक्ट होंगे, ठीक है नहीं। तो जब उन सारी चीज़ों को समझ जाओगे तब आप कहोगे नहीं भी, बैलेंस बना कर चलना चाहिए। आरबीआई के अब हम कार्य देखेंगे। आरबीआई का काम क्या है, क्या? अरे ये तो तुम जबरदस्ती के इसमें एंटर घुसे जा रहे हो कि आरबीआई पैसे छाप कर सबको देते हैं। ऐसा नहीं होता, कोई संस्था ऐसे काम नहीं करती है। पैसे सबके पास आ जाएंगे बाबूजी, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी ना। भाई लोगों के पास पैसे जाएंगे तो लोग हर चीज़ को खरीदने की कोशिश करेंगे। आज जो है मांस, मान लो लोग एक दिन सप्ताह में एक बार खाते हैं, फिर हर दिन मांस खाएंगे, ठीक है नहीं। तो एक संतुलन खत्म हो जाएगा ना। आप ये बताइए, वो सारी चीज़ें गड़बड़बाजी हो जाती हैं। जब मांस रोज खाएंगे तो कितने पशु रोज कटेंगे, कितने पशु रोज कटेंगे, तो हर जगह महंगाई बढ़ेगी ना। कोई ऐसा नहीं होता कि महंगाई एक जगह बढ़ी है, फिर तो वो उसकी परते दर परते चलती है ना इकोनॉमिक्स में। ऐसा नहीं होता है कच्चा माल महंगा हुआ, अब मान लो सपोज करो बिस्किट जो आप खा रहे हो 5 रुपए का, ठीक है नहीं, ये कहाँ से आता है? जब महंगाई बढ़ेगी, गेहूँ गेहूँ बढ़ा होगा, गेहूँ के भाव बढ़ेंगे, गेहूँ के भाव बढ़ेंगे, फिर फैक्ट्री में गेहूँ से आटा बनता है तो वहाँ भी महंगा होगा। आटे से बिस्किट बनेगा, वो भी महंगा होगा। पैकेजिंग में मतलब जो पैक होता है वो भी महंगा हो जाएगा। फिर वहाँ से मार्केट में आएगा, वो भी महंगा हो जाएगा। तो जो पहले 5 रुपये में आपको 5 बिस्किट मिलते थे, फिर 5 रुपये में अब आपको 2 बिस्किट मिलेंगे। अब अभी जब 5 रुपये में आपको 2 बिस्किट मिलेंगे तो आप ये कहोगे कि यार इससे तो बढ़िया पहले ठीक ही थे, पहले 5 में 5 तो मिल जाते थे। तो महंगा, यही तो। नहीं, कुछ बहुत लोग ऐसे भी हैं बेचारे नहीं खाते पहले। बात ये नहीं है, बात ये पहले आप जब 1 रुपए का मिलता था तो रोज पार्ले जी खाते थे। अब 5 रुपए का मिलता है तो कितने लोग रोज पार्ले जी खाते हैं, क्यों भाई? तो ये सारी चीज है। आरबीआई के कार्य देखो, अब हम आरबीआई के कार्य को जानेंगे। अरे तो पहले पहले पूरे सप्ताह में 7 दिन पार्ले जी खाता था, अब खाता भी तो एक ही दिन है। जब कोई सस्ती वस्तु होती है तो व्यक्ति उसका उपभोग ज्यादा करता है, तो जब वो महंगी हो जाती है तो व्यक्ति उसका उपभोग कम कर देता है। और बहुत, अरे मैं क्या बता रहा हूँ आपसे, मैं ये बता रहा हूँ कि मान लो एक जब महंगाई बढ़ती है तो ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग उस चीज को पालेंगे। अगर मान लो आटे के दाम 30 रुपए किलो हो जाएं, 30 रुपए किलो अगर आटे के दाम हो गए, तो ऐसा कोई ना कि सारे लोग 30 रुपए किलो खरीद लेंगे। बहुत लोग बेचारे ऐसे होंगे उनकी इतनी इनकम नहीं होगी तो नहीं खरीदेंगे, भूखे सो जाएंगे। तो सरकार को फिर जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार की मट्टी खराब होती है। गैस के अभी दाम बढ़ जाए, अभी तुम, अभी 1,000 रुपये से नीचे है सिलेंडर। अगर आप, ठीक है ना, अभी तुम 5,000 रुपये का सिलेंडर कर दीजिए, कितना? अब ये बताइए, अभी 1160 सिलेंडर है तो बड़ा इन्हें हिसाब से गैस चलाना पड़ता है। और अगर यही सिलेंडर मान लो सरकार 5,000 रुपये कर दे, इनसे कह दें कि चलो हम आपके अकाउंट में 2,000 रुपये डालेंगे, ठीक है नहीं, और आप अब सिलेंडर 5,000 का हो गया, तो आप क्या काम करोगे? अगली बार मोदी को वोट ही नहीं दोगे। तो ये आप भाई, यही यही तो बात है कि जब महंगाई चीज़ें होती हैं तो हम क्या होता है, हमारी खपत उसकी कम हो जाती है, लोगों की पहुंच कम हो जाती है, तो सरकार का खिलाफ गुस्सा होता है, फिर सड़कों पर सिलेंडर लेकर लोग बैठ जाएंगे या धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, सरकार का जो, क्योंकि कोई भी पार्टी होती है वो कुर्सी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, कुर्सी के इर्द गिर्द ही सारी व्यवस्था घूमती है।
तो सरकार क्यों करेगी महंगा, सरकार क्यों छपाएगी भाई, लोग क्यों पैसे देगी फालतू के आरबीआई के थ्रू, ठीक है ना। हम्म। अच्छे, अभी तुम्हें केवल अकाउंट दिख रहा है और पैसे दिख रहे हैं ना। अभी तुम केवल, अभी सुनो, हाँ, अच्छा अभी तुम केवल जो है लालू जी का जो बड़े लड़के हैं ना तेज प्रताप, उनकी 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 उन सुनिए, अभी तुम केवल उनकी तरह सोच रहे हो, जैसे आपके पास भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा है इस समय, सुनिए मेरी बात, अभी लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में रखा जाता है, तो तेज प्रताप जी सोचेंगे तो वो ये कहेंगे कि काहे पहली अनुसूची में नहीं रखते ना, 8वीं में क्यों रखा इतनी पीछे, तो वही, हाँ। बहुत सारी बाध्यताएं होती, सुनिए बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं, बहुत सारा सिस्टम करना पड़ता है, क्राइम बढ़ जाता है। तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ गए, अभी तुम जो है इसमें वो हथियार खरीदना शुरू कर दोगे, ठीक है नहीं, क्राइम बढ़ जाएगा, चोरी। अच्छा, मैं, अरे एक बात बताइए, कोई लोग 5 करोड़ भी रुक जाएगा, 5 करोड़ जिसके अकाउंट में वो सोचेगा मैं फिर 8 करोड़ करूं इनका, 8 करोड़ कैसा होगा, हथियार खरीदेगा तुम जैसों को लूटेगा फिर। हाँ, अभी सुनिए, अभी मैं जब मुद्रा स्फीति वाला चैप्टर आएगा तुम्हारे दिमाग जब खुलेंगे वहां पे, ठीक है ना। मंथली सरकार कहीं भी किसी को नहीं देती पैसे, ये तुम कहाँ कहते हो बिना फालतू का मंथली मिलता है, सरकार, सुनो इधर, सर, अरे विश्व बैंक के सभी के नियम होते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि अपने ऐसे तक छाप दे करते, तो अभी जितने भी नेता बनते हैं सब छब्बा छब्बा का आरबीआई से अपने घर ही रख लेते हैं सब ये, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं होता है, पूरी अर्थव्यवस्था को देखना पड़ता है, कोई एक ऐसा कोई ना है कि, चलो अब तुम सुनिए अब इधर, तो बैंक के फेल हो जाएंगे लोग, बैंकों के पास ही क्यों जाएंगे भाई, बैंकों से कोई ऋण क्यों लेगा फिर, बैंक ही ठप हो जाएंगी। अरे ऐसे नहीं होता है कभी, ये ऐसा होता है क्या कि सबको एक एक अकाउंट में डाल दीजिए। देखो आरबीआई के कार्य क्या है, आरबीआई का पहला कार्य ये है कि मौद्रिक नीति का संचालन करता है। एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, कितने आरबीआई के कार्य तो काफ़ी हैं अभी, ये यहाँ तक ही समझते हैं, एक कार्य कल समझते हैं, ठीक है, क्योंकि आरबीआई के कार्य हैं कई काफ़ी, अभी ये कम से कम आधे पौन घंटे का लेक्चर और खींचेगा, फिर अरे बता देंगे, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा जब मुद्रास्फीति वाला चैप्टर आएगा ना। हाँ, भारत से ऐसे घर बैठे गरीबी नहीं हटती है, या तुम सोच रहे हो मैं वहां से घर बैठे ही आरबीआई के गवर्नर को फोन कर दूंगा गरीबी हट जाएगी, गरीबी स, स, गरीबी हो,
हाँ, गरीबी होती है संरचनात्मक। गरीबी को जब गरीबी का चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा गरीब क्यों है हम, या भारत में गरीबी क्यों है। ज्यादा तुम घर बैठ के सोच रहे हो ना कि छाप एक बार छपवा दीजिए वो बिहार जैसे बिहार वाले नेता करते हैं ना, एक बार छपवा दीजिए सर करोड़ों रुपया तेज प्रताप की तरह, फिर देखते हैं कैसे भारत में गरीबी रहती है। अरे बाबूजी, नोट छपवाना अगर ऐसा होता तो इतनी कितने साल हो गए, 70 साल हो गए आजाद आजाद हुए भारत को, अभी तक गरीबी खत्म नहीं हुई है। अगर ऐसा छपका हो जाता तो जवाहरलाल नेहरू ही छपवा देते आरबीआई से पैसा। ठीक है ना। हाँ, बस मुकेश अंबानी लूट लिए हैं सब मिलकर, लेकिन लुटवाता कौन है, वोट तो आप ही देते हो। तो, तो बस तो फिर क्या है। चलो ठीक है ना, आरबीआई के हम कार्य पढ़ेंगे, तुम्हारे दिमाग उसका भी समाधान कर देंगे। अभी तुम्हें क्या क्या। हाँ चलो ठीक है। अच्छा ये बताइए, सुबह में आप 7:30 मतलब 7 बजे से क्लास करोगे अगर तो, अब ये कभी कहते हैं कि रात में मत कीजिए, कभी कह देते हैं रात में कीजिए। हम्म, अ- अच्छा अब मैं अब और मैं अपनी पढ़ाई ना करूं बिल्कुल भी है, मैं अपनी पढ़ाई भी तो करनी पड़ती है ना बिहार वाली। अभी तो 13 तारीख है उसका। हम्म, अब तुम जब आए नहीं तो क्या करा जाए। हम्म, चलो बिहार को पढ़ा देंगे आपको, बिहार की मैं करंट अफेयर्स की वीडियो डाल दूंगा अभी बना के 1-2 दिन में, तो फिर तुम लोग उसे शेयर भी कर देना और करंट अपने नोट भी कर लेना, ठीक है। रेगुलर 50 कराएंगे तो फिर तो हम तुम्हारे तुम्हारे घर ही ना आ जाएं, तुम्हारे तुम लोग पास। चलो ठीक है, बाकी कल कराएंगे, ठीक है ना।